Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। 5 फरवरी 2024 पेटीएम के शेयरों में लगातार तीसरे कारोबारी दिन लोअर सर्किट लगा, अब की 10% कम का। यूं पिछले 4-5 दिनों से पेटीएम के निवेशकों में अफरा तफरी और ग्राहकों में कंफ्यूजन का माहौल बरकरार है। दरअसल 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने फरमान सुनाते हुए कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 मार्च से ग्राहकों को अपनी सुविधाएं नहीं दे सकेगा। हमने इस पूरे प्रक्रम पर एक वीडियो पहले भी खर्चा पानी में किया था, जिसमें हमने पेटीएम के उदय होने की पूरी कहानी और ताज़ा घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा दिया था। और वादे के मुताबिक आज के खर्चा पानी में हम पेटीएम मामले में आगे के डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। मसलन लगातार 3 कारोबारी सत्र में लोअर सर्किट क्यों लगा, 4 दिनों बाद पेटीएम के शेयरों का क्या हाल है, इन नेगेटिव खबरों के दौर में कंपनी के एम्प्लॉइज के बीच कैसा माहौल है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने 3 फरवरी शनिवार को 2 टाउन हॉल किए, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, और आखिर में जानेंगे कि पेटीएम के लिए अब आगे का क्या रास्ता दिख रहा है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि पहले जिस वीडियो का जिक्र किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुर्सत रही तो वो भी देख लीजिएगा। आइए आगे के अपडेट्स जानते हैं। तो लगा था कि बाजार शनिवार और रविवार में प्रतिबंध की खबरों को बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल वीकेंड में खबर आई थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पेटीएम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रहा है। हालांकि पेटीएम के को फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने इन संभावनाओं से इनकार किया। उन्होंने कहा, अधिकारी इस संबंध में कुछ मर्चेंट्स यानी दुकानदार या यूजर्स को लेकर जांच कर रहे हैं, उन्हें हमारी तरफ से पूरा सहयोग दिया गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि पेटीएम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों में किसी भी तरह से शामिल नहीं है। हम भारतीय नियमों का हमेशा पालन करते रहे हैं और करते रहेंगे, और जो भी नियामकीय आदेश आए हैं उनका भी गंभीरता से पालन किया जाएगा। मगर निवेशकों के भरोसे को बांधने के लिए विजय शेखर शर्मा का ये दिलासा काम नहीं आया और पेटीएम के शेयर फिर से 10% टूट गए, क्योंकि इतने ही टूट सकते थे। अच्छी बात यह रही कि सेबी ने पेटीएम के लिए लोअर सर्किट 20% से घटाकर 10% कर दिया था। इस तरह कुल 3 कारोबारी सीजन में पेटीएम के शेयर 20 + 20 + 10 यानी कुल 42.4% नीचे आ चुके हैं। 5 फरवरी को कंपनी के शेयर 438 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुए। आईपीओ आने के बाद से पेटीएम के शेयरों ने इस दिन रिकॉर्ड लो बना लिया है। इस बिकवाली में निवेशकों को 3 कारोबारी सत्रों में 20,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इतने रुपए में नई की नई 150 वंदे भारत ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि इतने वीडियो और आर्टिकल्स छपे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कई ग्राहकों में अब भी ये कंफ्यूजन बरकरार है कि पेटीएम आखिर क्या बंद करने जा रहा है, कौन सा कारोबार बंद हो रहा है, कौन सा फीचर बंद होगा, कौन सा नहीं होगा, क्या काम करेगा क्या नहीं। तो ये सब जानने के लिए हम सबसे पहले पेटीएम के बिजनेस को समझना चाहिए। पेटीएम के पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन, जो अलग अलग तरह की सर्विसेज देती है, जैसे कि पेमेंट गेटवे, पेमेंट वॉलेट, टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट, पेमेंट बैंक, साउंड बॉक्स, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्रोकरेज सर्विसेज तमाम चीजें हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी इन्हीं सर्विसेज में शामिल है, जो अब बंद होने जा रहा है। अब लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं। पेमेंट्स बैंक भी बाकी के बैंकों की तरह होते हैं, लेकिन उनका कामकाज काफी छोटे स्तर पर होता है। आसान शब्दों में कहूं तो ये बैंकिंग के कामकाज देख सकता है, लेकिन ना तो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है और ना ही लोन बांट सकता है। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, रेमिटेंस सर्विसेज, मोबाइल पेमेंट्स, ट्रांसफर, परचेजेस और अन्य बैंकिंग सेवाएं दे सकता है, जैसे कि एटीएम, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर की सुविधा भी दे सकता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी यही सारी सुविधाएं अपने ग्राहकों को दे रहा था। अब आरबीआई के प्रतिबंधों के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ये सभी सुविधाएं 29 फरवरी तक ही लागू रहेंगी या कारगर रहेंगी। 1 मार्च होते ही ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। यानी पेमेंट बैंक से संबंधित जो भी कारोबारी गतिविधियां हैं, सिर्फ उन पर ही आरबीआई के आदेश लागू होंगे, यानी उनका असर पड़ेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक डिपॉजिट नहीं ले सकेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेंगे, किसी भी कस्टमर के खाते में टॉप अप नहीं हो सकेगा, लेकिन वॉलेट में अभी तक जो भी पैसे पड़े हैं उनका बेहिचक बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन उसमें नया पैसा नहीं जोड़ सकेंगे।
कंपनी के बाकी बिजनेस पहले की तरह बिना किसी दिक्कत के चलते रहेंगे। उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, इक्विटी ब्रोकिंग जस की तस चलती रहेगी। कंपनी दुकानदारों को भी कई ऑफलाइन सुविधाएं देती है, जैसे कि पेटीएम QR कोड, पेटीएम का साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन, ये सब कुछ बिना किसी दिक्कत की रोक टोक के चलते रहेंगे। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से आरबीआई ने पेटीएम पर इतना सख्त कदम उठाया है। एक सूत्र ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि आरबीआई ने यह फैसला रातों रात नहीं लिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर सालों से चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उसने कोई भी सुधारात्मक कदम नहीं उठाया। ये चेतावनी कोई एक या दो चीजों को लेकर नहीं थी, बल्कि कई चीजों को लेकर मामला बिगड़ा हुआ था, जिनमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। तब जाकर आरबीआई ने यह कदम उठाया। आइए एक नजर उन संभावित आरोपों पर भी डालते हैं जिन्हें लेकर बाजार में तमाम सूत्रों के हवाले से कयास लगाए जा रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आगे आकर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि असल में वो कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से ये प्रतिबंध लगा है, मगर बाजार में सूत्रों के हवाले से कई संभावनाएं तैर रही हैं, जिन्हें हमने एक जगह समेटने की कोशिश की है। जांच एजेंसियों के कुछ सूत्रों ने इकोनॉमिक टाइम्स को कुछ कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि पेमेंट्स बैंक के कई खाते ऐसे हैं जो केवाईसी नियमों के अंतर्गत फिट नहीं बैठते हैं। एक ही पैन कार्ड्स पर कई खाते खुले हुए हैं। पेटीएम वॉलेट्स छोटे मोटे लेन देन के लिए बने हैं, मगर कुछ वॉलेट्स में करोड़ों रुपए की राशि पड़ी है। इसके अलावा खासकर बैंकों समेत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नियम से अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट भेजनी होती है, ताकि ये पता चल सके कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं चल रही। मगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ये भी नहीं किया। बैंक लाइसेंसिंग नियम के मुताबिक हर बैंकों को अपना एक अलग टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाना होता है और उसे ग्रुप की अन्य इकाइयों से बिल्कुल अलग रखना होता है, ताकि बैंकों के पास जो भी ग्राहकों का डेटा है वो इस्तेमाल न किया जा सके। लेकिन पेटीएम ने इनका भी उल्लंघन किया है। दरअसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए अपनी ही पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन से सेवा लेता है। कायदे से तो दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पेटीएम ने इस नियम की भी खिल्ली उड़ाई है। नियामकीय जांच में पता चला है कि पेमेंट्स बैंक और 197 कम्युनिकेशन के बीच न सिर्फ ग्राहकों की जानकारी का आदान प्रदान हुआ है, बल्कि रुपयों पैसों में भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिससे शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचा है, जो पूरी तरह से इलीगल है। आपको बता दें कि पेमेंट्स बैंक में 197 कम्युनिकेशन की 49% हिस्सेदारी है और बाकी का 51% पेटीएम के को-फाउंडर विजय शेखर शर्मा के पास है। जब बाजार में इतनी किस्म की खबरें उड़ रही हो तो कंपनी के शेयरों पर असर पड़ना तो लाजमी है। यही कुछ हुआ है पेटीएम के शेयरों के साथ। और तो और आरबीआई ने कहा है कि अभी जांचों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए निवेशकों के साथ साथ अब कंपनी के एम्प्लॉइज में भी घबराहट का माहौल पैदा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के कर्मचारी बड़ी संख्या में दूसरी जगह नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बिजनेस पोर्टल मिंट की खबर बताती है कि रिक्रूटर्स को पेटीएम पेमेंट्स बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन दोनों के ही एम्प्लॉयज के रिज्यूमे भारी संख्या में मिल रहे हैं। इन रोल्स में टेक से लेकर मर्चेंट बैंकिंग, सेल्स और मार्केटिंग सेगमेंट के स्टाफ हैं। ये लोग कम पैसे में भी नई जगह ज्वाइन करने को राजी हैं। रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म को बीते सप्ताह 300 से 400 सीवी पेटीएम के एम्प्लॉयज से मिले हैं। इसमें जूनियर से लेकर के मीडियम मैनेजमेंट तक के एम्प्लॉयज शामिल हैं। अब आते हैं टाउन हॉल पर। आखिर 3 फरवरी को टाउन हॉल में विजय शेखर शर्मा ने क्या कुछ कहा है। तमाम खबरों अटकलों के बीच निवेशकों और एम्प्लॉय के बीच फैली उहापोह को देखते हुए पेटीएम के को-फाउंडर ने 3 फरवरी को टाउन हॉल बुलाया। उन्होंने कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज के साथ टाउन हॉल में कहा कि वो अपने नीचे एम्प्लॉयज से बात करें और उन्हें बताएं कि घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी के भविष्य को लेकर उनकी जो भी शंकाएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। इस मीटिंग में रहने वाले 2 अधिकारियों ने ईटी को बताया है कि बाजार में जो भी अटकलबाजी चल रही है उन पर स्पष्टीकरण देने के लिए ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में शामिल कंपनी के एक अधिकारी ने मिंट को बताया कि विजय शेखर शर्मा के मुताबिक आरबीआई के इस फैसले से उसे 300 से 500 करोड़ रुपए का घाटा होगा। पेटीएम ने यह भी बताया है कि वो अपने पेमेंट्स बैंक के पेमेंट्स और सेटलमेंट बिजनेस को अलग अलग बैंकों को बेचने के लिए रास्ते तलाश रहा है। खबरों के मुताबिक पेटीएम इस काम के लिए 3 बैंकों के साथ बातचीत में है, जिन्हें कंपनी अपना पेमेंट और सेटलमेंट बिजनेस बेच सकती है। इन बैंकों के लिस्ट में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक के नाम है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पेमेंट्स बैंक के खाता धारकों को दूसरे बैंकों को ट्रांसफर करने के लिए एक अलग से टेक्नोलॉजी का ढांचा तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए भी आरबीआई की मंजूरी चाहिए होगी। जब तक आरबीआई मंजूरी नहीं देगा तब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाता ट्रांसफर वाला काम नहीं आगे बढ़ेगा। कुछ समय पहले यस बैंक और फोन पे के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है।
पेटीएम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भावेश गुप्ता ने बताया कि करीबन 4 करोड़ दुकानदारों का खाता दूसरे बैंकों को ट्रांसफर करना होगा। इसके अलावा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और यूपीआई हैंडल्स को ट्रांसफर करने का भी काम चालू करना होगा। इसके लिए भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। इसके अलावा हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम के वॉलेट बिजनेस के लिए भी कई निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इनमें एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल का नाम सबसे आगे है। इस खबर के आने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में 5 फरवरी को 14% तक का उछाल देखने को मिला। माने जियो फाइनेंशियल के निवेशकों को तो यह खबर जरूर पसंद आई है। एक फिनटेक इंडस्ट्री अधिकारी ने ईटी से कहा है कि फिनटेक इंडस्ट्री के पुराने खिलाड़ी पहले से ही यूपीआई सेगमेंट में अपना बिजनेस ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ा रहे हैं और पेटीएम इस सिस्टम में एक अग्रणी प्लेयर रहा है। पेटीएम का ट्रांजैक्शन बिजनेस अगर उन्हें मिलता है तो इससे उनके बिजनेस को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। आपको बता दूं कि वॉलेट बिजनेस में पेटीएम लंबे समय से लीडर रहा है। 2023 तक पेटीएम के 62.8 करोड़ एक्टिव वॉलेट यूजर्स थे। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए 8,074 करोड़ रुपए की वैल्यू के 24 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए थे। अब ये समय के साथ ही पता चलेगा कि पेटीएम के इस बिजनेस को खरीदने वाले आखिर कौन हैं और इसके बाद से पेटीएम के बिजनेस पर क्या असर पड़ता है। बाकी के जो भी अपडेट्स होंगे वो हमेशा की तरह हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।